मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों के प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। अरेंज करना है तो अरेंज कर दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग है ही नहीं, जो हम सबसे पहले करते फंक्शनल वो तो है ही नहीं। देखो कम्युनिकेशनल है, लॉजिकल है, सीक्वेंशियल है, टेम्पोरल है और प्रोसीजरल है। तो अगर मैं इन सब में सबसे खराब बोलूँ तो कौन सा होता है? सबसे खराब बोले तो वर्स्ट टाइप, बेस्ट से वर्स्ट पे जाना है तो कम्युनिकेशनल पहले आना चाहिए था या सीक्वेंशियल पहले आना चाहिए? मैम सीक्वेंशियल पहले आएगा, सीक्वेंशियल पहले आएगा। ये तो हटाइए जी, ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है। और इन सब में सबसे लोएस्ट कौन सा है? लॉजिकल सबसे लोएस्ट है। ओहो स्मार्ट। देन टेम्पोरल, ये भी सही है मैम, ठीक है जी। लॉजिकल हो गया, टेम्पोरल हो गया, प्रोसीजरल आएगा उसके बाद में, यानी कि ई आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। देख लीजिए, कोइंसिडेंटल, लॉजिकल, टेम्पोरल, प्रोसीजरल, कम्युनिकेशनल, सीक्वेंशियल एंड फंक्शनल। चले आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर बाय रीस्ट्रक्चरिंग इज कॉल्ड एज अडैप्टिव, करेक्टिव, परफेक्टिव या प्रिवेंटिव। मॉडिफाई करना रीस्ट्रक्चर करके। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी कि चारों का क्या काम होता है। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टिवली काम करवाना अलग चीज है और रीस्ट्रक्चर ही कर दिया तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ही सोच के काम कर रहे हैं क्या यहाँ पर? नहीं मैम, ये तो प्रिवेंटिव भी नहीं हो सकता, अडेप्टिव भी नहीं हो सकता, करेक्टिव तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। करेक्टिव के अंदर तो एरर्स को फाइंड आउट किया था, यहाँ तो रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बनाने की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिहेवियरेबल। बिहेवियरेबल टेस्टिंग कौन सी होती है मैम? मैम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग ओपेक भी बोलते हैं, ठीक है जी। बिहेवियरेबल इसी को बोलते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल भी इसी को बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है ना? अभी पढ़ा था हम, यही सारे होते हैं नाम इसके। और कोई नाम याद आ रहा है क्या? बस यही है, फंक्शनल, भी इसी को बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मान लो ये मेरा सॉफ्टवेयर है तो क्या इनपुट दिया और उस इनपुट के बिहाफ पर क्या आउटपुट आया, ये मात्र चेक करने के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लगाते हैं। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग बिल्कुल सही, ये भी आपकी कौन सी होती है? हमारी बिहेवियरेबल टेस्टिंग टेक्निक्स के अंदर आती है, बिल्कुल सही है मैम। ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग बिल्कुल ये भी आती है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बिल्कुल ये भी आप लोगों का ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है। डेटा फ्लो टेस्टिंग और लूप टेस्टिंग जो है बिल्कुल नहीं मैम, ये आप लोगों के बिहेवियरेबल टेस्टिंग में नहीं, ये स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में आप लोगों के आते हैं। यानी कि आंसर आपका होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए, बी एंड सी। ए, बी एंड आप लोगों का सी। नेक्स्ट, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बिहेवियरेबल मॉडल द एनालिस्ट परफॉर्म्स द फॉलोइंग step: evaluates all use cases, build the state transition diagram for the system, reviews the object behavior model,
to verify the accuracy and consistency, identify the events that do not derive the interaction sequence. ऑब्जेक्ट बिहेवियरेबल मॉडल अगर बनाना है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट बिहेवियरेबल बताना है तो मुझे ये जो चीजें डिराइव कर ही नहीं रही है मेरे बिहेवियर को, उन्हें टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी को काटो। बाकी यूज केस बनाना, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना, बिल्कुल सही बात है, ये तो हम लोगों ने भी हमारे कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में बनाए ही हैं। और वेरीफाई करना एक्यूरेसी को और कंसिस्टेंसी को, यानी कि ए, बी और सी बेसिकली सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, कैलेंडर टाइम, क्लॉक टाइम। हो सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को हम कैसे कर सकते हैं मेजर? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। रिलायबिलिटी किससे रिलेटेड होता है? जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला मैम, रिलायबिलिटी एक इनडायरेक्ट मेजर है, एक तरीके की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और जो रिलायबिलिटी है मैम वो आपके बाकी सभी मेजर्स का जो है इनडायरेक्ट आउटपुट है। तो ये जो है ये आपके टाइम, कॉस्ट, आपका प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस सब चीजों में आती है मैम। यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम पे कितने टाइम में खत्म किया, क्लॉक टाइम, सारी की सारी चीजों पर ही आपकी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी आ सकती है। तो यानी कि मैं ऑल यहाँ पर सही आंसर लगा सकती थी, ऑल ऑफ दी अबव। वेरी गुड निशा, वेरी गुड स्मृति, सविता, अशरफिया, वेरी गुड, रैम्पी, सही है। अगला प्रश्न देखें। क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ इंस्पेक्शंस, रिव्यूज, टेस्ट थ्रू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है। क्वालिटी अश्योरेंस कंसिस्ट ऑफ ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फंक्शन मैनेजमेंट। देखो बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, इसमें कोई गलत बात नहीं है, एकदम बेसिक सी बात है यहाँ पर कह रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल जो होता है उसके अंदर आप इंस्पेक्ट करोगे, रिव्यू करोगे, फिर एक रिपोर्ट जनरेट करोगे, अश्योरेंस के थ्रू ऑडिटिंग करोगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव वे से कौन सी की जाती है? ऑडिटिंग की जाती है, या क्वालिटी अश्योरेंस असेसमेंट किया जाता है ना, अश्योरेंस किया जाता है, असेसमेंट। और जो है आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव मैनर में हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन एक आप लोगों का क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को मैं देके जा रही हूं। ये जो क्वेश्चन है ये है आप सभी लोगों के लिए आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बेसिक सा ही सवाल है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पर लाइन ऑफ कोड के ऊपर बेस्ड है। कंपनी है जिनके पास में 2 लैंग्वेजेस हैं, जिनके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं आपकी किसी एक सॉफ्टवेयर को। अब इनके लिए आप लोगों से बोला है कि जो लैंग्वेज 1 है उसका लाइन ऑफ कोड डिवाइडेड बाय 1000, ये बेसिकली कितने लोग चाहिए डेवलपमेंट के लिए, कितना पैसा लगेगा, और फिर उसका मेंटेनेंस कितना होगा पर ईयर। ठीक है। सेम यहाँ पर भी उतना ही सीन है, बट इसका डेवलपमेंट कॉस्ट देख लीजिए कितना ज़्यादा है, पर इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से हम कौन सी लैंग्वेज को लें सो दैट हम उस लैंग्वेज पर सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सकें। Also, the software has to be maintained for the next 10 years. Various parameters of the 2 languages given below. The total cost of the project includes the cost of the development and cost of the maintenance. What is the LOC for language 1 for which the cost of the development of the software with both the languages must be same? देखो इसके लिए निकाल लो टोटल कॉस्ट और इसके लिए निकाल लो टोटल कॉस्ट, दोनों जो है वो LOC की टर्म्स में आएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान के चल रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है LOC फॉर द लैंग्वेज 1 फॉर विच द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर विद बोथ लैंग्वेजेस मस्ट बी द सेम। ठीक है। हम लोग इसकी मान लेते हैं कि ये P1 है और इसका जो प्रोग्राम कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है आप लोगों का, वो P2 है। फॉर LOC हम लोग बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं P1 के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ या बेसिकली इसके लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ मैम? जितना इसका LOC रहेगा डिवाइडेड बाय 1000, ये तो इसका लाइन ऑफ कोड मतलब कितना एफर्ट जा रहा है वो आ गया, प्लस आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो 70,000 का लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय
यहाँ पर 1 लाख आपका अलग होगा। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 साल के लिए मेंटेनेंस करना है, ये फर्स्ट के लिए आ गया। सेम चीज सेकंड के लिए कर सकते हो। सेकंड के लिए कैसे करोगे मैम, P2 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 90,000 जो है इसका डेवलपमेंट कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40K आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोनों को इक्वेट करो, P1 हाँ P2, तो एक इक्वेशन आपके पास में जनरेट होगी P1 और P2 के कंपैरिजन के अंदर, है ना जी। P1 और P2 के कंपैरिजन में दोनों को इक्वेट कर दोगे। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो आप लोगों का ऑलरेडी गिवन है कि 2 चॉइसेस आपको गिवन है, और LOC रिक्वायर्ड जो है एप्लीकेशन 2 की वो थ्राइस है LOC से, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो, कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो आप लोगों का P2 है ना, इसके लिए प्रोग्राम 2 के लिए जो लाइन ऑफ कोड है वो बराबर है 3 इंटू P1। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दो, 3P1 डिवाइडेड बाय 1000। P1 की वैल्यू यहां से आप लोगों को निकाल लेनी है और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इसके इक्वेट कर दो, P1 की वैल्यू निकाल लो। 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, वैल्यू निकालनी। कर सकते हो, बोलो कर सकते हो? एक बार थम्स अप हो जाए फटाफट से लाइव चैट के अंदर, थम्स अप करके बताओ अगर ये कर सकते हो तो। इसका फाइनल आंसर बताओगे आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। कर सकते हैं ना अब क्या कराएं, इसको सॉल्व ही करना है, बस सॉल्व भी तो करना है मैम। 3 टाइम्स ऑफ P1, 3 टाइम्स ऑफ P1 ही, अच्छा सॉरी, हाँ P2 की जगह ही तो लिखा है, सही तो है, 3P1 ही तो लिखेंगे। ठीक है, आंसर बताएंगे इसका मुझे लाइव चैट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगी। अब एक न्यूमेरिकल मैंने कराया, दूसरा न्यूमेरिकल आपको करना है। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। मैं कल सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी, फिर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ जाएंगे, बट सॉल्व सभी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं सारे जो पेड वाले हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया है, तो आप वहां पर जाके भी देख सकते हो इसका कॉन्सेप्ट दोबारा से, और फिर से ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। जब तक आप खुद सॉल्व करना नहीं सीखोगे, एप्लीकेशन नहीं सीखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरे सॉल्व करते हुए देख के लग रहा है हमको कि हाँ यार हो गया, पर उससे मजा नहीं आएगा। तो 2 क्वेश्चन है, एक तो मैंने कर ही दिया, ये आपको खुद से करना है और मुझे आंसर्स दोनों के लिख के बताने।